गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों के। एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर का ये आज हमारा आखिरी वीडियो है। यूजुअली बच्चे कहते हैं सर आपकी प्लेलिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम अगर इस लास्ट वीडियो तक आए हो तो तुमको पिछले वीडियो की हर चीज क्लियर हो गई होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो गाइस भले ही वीडियो ज्यादा होते हैं, ये मेरा लुकआउट है। अगर मैं दूसरों की तरह, जैसे कि वो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक एक घंटे की लाइव स्ट्रीम कराकर 10 लेक्चर में 8 लेक्चर में तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट करा रहे, तो जरा एक बात खुद सोचो यार, जो लोग पेड प्लेटफॉर्म्स वाले हैं वो यूट्यूब पर क्या 100% चीज डिलीवर कर पाते होंगे? नहीं। और उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, उतना डिटेल में, वो भी मुश्किल है। तो गाइज मेरा हमेशा ये मानना रहा है, आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ एनीवन, बस मेरा ये मानना है कि अगर मेरा बच्चा इस सेशन में मुझसे पढ़ रहा है तो उसको मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं जो उसको जेई मेन या नीट लेवल तक मदद करे। स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स की बात तो छोड़ दो, वो तो बहुत लोअर लेवल की चीज है, लेकिन मैं इस सेशन में जो वीडियोस बना रहा हूं गाइज, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आपको इसके बाहर जेई मेन और नीट के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गाइज थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखो, थोड़ा सा पेशेंस हम सब रखें, मैं भी रख रहा हूं। मुझे भी पता है कोर्स कंप्लीट कराना है। आप लोग लगातार कह रहे हो कोर्स डिले चल रहा है, नहीं बेटा, आप कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो किसी भी XYZ पर्सन के साथ। मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका, जो आपको प्यार से अच्छे तरीके से एक एक चीज में बुकिश लैंग्वेज की चीजों को इजी करके पढ़ा रहा हूं, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आ रहा है। और गाइज इसीलिए मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बना रहा हूं। सो गाइज यू नीड टू, जिसको बोलना चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को कि आज का समय अब ऐसा नहीं रहा कि यूट्यूब पर सब चीजें आपको बेस्ट और फ्री मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। वो हमारे पास में है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेस्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये बात करूं, बट ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, हम किसी को अच्छा नहीं बोलेंगे। जिन बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं गाइज, आप लोग पढ़ो, जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अब उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते यार, बट ठीक है, जिन तक पहुंचे हैं गाइज, आप लोग ये समझना कि अगर आप मेरे से पढ़ लिए हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें पढ़ाती है, बस आपको बुक उठाकर प्रैक्टिस करनी है फिर, ठीक है। चलो तो गाइज आज का हमारा लास्ट वीडियो जो होने वाला है, दैट इज अगेन, हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, हम पहले ये बात करना स्टार्ट करते हैं, और एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हमने क्या लिखा था? दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। और हमने इसको कैसे निकाला था? हमने निकाला था इसको डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच? दैट इज चेंज इन इंथैल्पी, यानी आपकी इंथैल्पी में क्या चेंज आया था? माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एस का मतलब हमने सीखा था चेंज इन एंट्रोपी, और ये जो टी था दैट इज योर टेम्परेचर। हम लोगों ने ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी। यहां पर गाइस इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से मैंने आपको अलग अलग केसेस बता दिए थे कि कब कौन सा केस आप लगाओगे तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू मिलेगी। हमने एक बात और पढ़ ली थी, दैट जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट द यूजफुल वर्क, दैट इज वर्क विच इज नॉन एक्सपैंडिंग, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था, और नॉन मैकेनिकल, यानी ये वो वाला वर्क है जो असली में काम कर रहा है, केमिकल रिएक्शन के कन्वर्जन में ये असली में काम कर रहा है। और हमने यहां पर एक बात और सीखी थी कि योर डेल्टा जी शुड ऑलवेज बी
नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, आप ये जो यूजफुल वर्क कर रहे हो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि वर्क की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम खुद वर्क कर लेगा तो वो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा ना। तो हमने ये बात सीखी थी कि वो हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये वाले केस में मैंने आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि ऐसे केस में ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इतनी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। एक बार आप इसको देख लो, मेरे ख्याल से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी और ये रिएक्ट करके बना रहा है सी। जब मैंने इसके लिए डेल्टा जी निकाला, सो आई गॉट दिस डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव। तो मैंने कह दिया कि ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। मैंने बोल दिया कि हाँ भैया, ये रिएक्शन हो ना हो स्पॉन्टेनियस होगी। अगला केस, मैंने बोला एक रिएक्शन है एक्स प्लस वाई से बन रहा है जेड, लेकिन जब मैंने इसका गिब्स फ्री एनर्जी निकाला तो वो रिएक्शन क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हो गई? क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या आया, पॉजिटिव आया। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जितनी भी आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जितनी भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वो यूजुअली इरिवर्सिबल कंसीडर की जाती है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना लेंगे, अपने आप बना लेंगे, लेकिन सी अपने आप टूटकर ए और बी नहीं बना पाता। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में चाय गर्म है तो गर्म चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, लेकिन ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये चीज क्लियर हो रही? मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जो आपको स्पॉन्टेनियस दिख रही है, उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। तो जरा इस रिएक्शन को देखो जो ऑलरेडी नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं थर्मोडायनेमिकली उल्टा लिख दूं तो, यानी अब मैंने प्रोडक्ट को यहां पर बना दिया रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को यहां पर मैंने बना दिया प्रोडक्ट। तो बेटा अगर इस थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो याद करो आप क्या करते थे। जैसे मान लो इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको प्लस 40 किलो जूल्स पर मोल मिल रही है, तो जब आप रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो इसकी इंथैल्पी आप क्या लिख दोगे, माइनस। मतलब साइन कन्वर्ट हो गया, यहां पर साइन उल्टा हो गया। ठीक उसी तरह यहां पर आप डेल्टा जी के साथ भी करोगे। अब इसका डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और उसका डेल्टा जी आपको पॉजिटिव दे रखा है तो वो रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। हां, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उस रिएक्शन को रिवर्स करके उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हो। डेल्टा जी की वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहेगी, बस इनके साइन में चेंज आ जाएगा। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इस रिएक्शन का रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना, ये कभी कभी यूज करने में आ सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, कोई चिंता नहीं। एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस दिख रही है, कोई चिंता नहीं। इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है, उल्टा कर दो, यानी रिएक्टेंट बना दो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बना दो रिएक्टेंट। डेल्टा जी आपका नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसके अंदर?
इस पॉइंट को जरा एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। ओके चलो कूल, आगे बढ़ते हैं। और इतनी बात क्लियर होने के बाद अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन और सीखो। अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रोसेस दिख जाए जिसमें डेल्टा जी 0 हो जाए, तो इस बात से आप क्या मतलब निकालेंगे भाई? इस बात से आप क्या मतलब निकालोगे? इस बात से मैं ये मतलब निकालूंगा कि अगर मान लो मेरे पास में एक ए नाम का रिएक्टेंट है और वो बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और मेरे पास में बी नाम का रिएक्टेंट, बी नाम का सब्सटेंस है, वो ए नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन यहां पर क्या है, या तो इसको आप रिवर्सिबल बोल लो, या रिवर्सिबल ना बोलने की बजाय मुझे इसको कुछ इस तरीके से समझाना चाहिए कि यहां पर रिएक्शन एक्चुअली इक्विलिब्रियम में आ गई है। जब कभी भी आपको डेल्टा जी की वैल्यू 0 दिखाई पड़े, आप बोलोगे रिएक्शन कहां आ गई है? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब समझना, ए से बी में कन्वर्जन होगा, रिएक्शन जब शुरू होगी तो डेफिनेटली वो स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि शुरुआत में ए का कॉन्सेंट्रेशन 100% होगा और बी का 0 होगा, क्योंकि बी आपका प्रोडक्ट है। तो शुरुआत में ए टूटना चालू हुआ होगा या ए कन्वर्ट होना हुआ शुरू होगा बी में, ए से क्या बनने लगा होगा? बी। ये रिएक्शन नो डाउट स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद क्या होता है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मतलब कहने का यह है कि दुनिया में ऐसी कई केमिकल रिएक्शन है जिसको करने के बाद भी आपको 100%, आपको 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता। समझ में आ रही बात आपको? मतलब आपने एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट के साथ आपने प्रोसेस करना चालू करा और आपने उसको प्रोडक्ट में बदलना चालू करा। तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि अगर टाइम जब 0 था और मेरे पास में रिएक्टेंट 100 ग्राम था, तब प्रोडक्ट मेरे पास में 0 होगा। जब रिएक्शन 10 मिनट बीत जाएंगे, 10 सेकंड बीत जाएंगे चलो, तो मेरे पास में ये 90 ग्राम बचा और 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। ऐसे करते करते किसी ने सोचा कि सर जब 100 सेकंड बीत जाएंगे तो रिएक्टेंट 0 ग्राम होगा और प्रोडक्ट 100 ग्राम होगा। ऐसा कई लोग सोचते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये चीज रियलिटी नहीं है। ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी दुनिया में अधिकतर ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्टेंट 0 और प्रोडक्ट 100% नहीं होता। एक टाइम पीरियड के बाद रिएक्शन कहां आ जाती है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब 100 सेकेंड के बाद मेरे पास में 10 ग्राम रिएक्टेंट बचा, एग्जाम्पल मानो, और 90 ग्राम मेरे पास में प्रोडक्ट बन गया। अब जैसे ही 101 सेकेंड होगा, आपको दिखेगा कि 1 ग्राम रिएक्टेंट और टूट गया, 1 ग्राम रिएक्टेंट और टूट गया, और उसने क्या बना लिया? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो गया 91 ग्राम। लेकिन यहां पर एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसके तहत वापस से 1 ग्राम प्रोडक्ट टूट जाएगा और वो 1 ग्राम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप जब रिएक्शन को 101 सेकेंड के बाद देखना चालू करोगे, आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। अब आप इस रिएक्शन को अगर 110 सेकेंड के बाद भी देखोगे तो आपको रिएक्टेंट 10 ग्राम और प्रोडक्ट 90 ग्राम ही दिखाई देगा। आप इस रिएक्शन को 200 सेकेंड के बाद देखोगे, आपको रिएक्टेंट 10 ग्राम, प्रोडक्ट 90 ग्राम ही दिखाई देगा। तो आपको देख के लगेगा कि अरे शायद रिएक्शन हो ही नहीं रही है, शायद 100 सेकेंड के बाद रिएक्शन रुक सी गई है, क्योंकि अगले 100 सेकेंड में ना तो रिएक्टेंट की मात्रा घटी ना तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ी। भाई ऐसा ही होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही है और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन 100 सेकेंड के बाद यह होना बंद हो गया। तो क्या रियलिटी में रिएक्शन नहीं हो रही है? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई है क्योंकि आप सिर्फ क्वांटिटीज को चेक कर रहे हो।
लेकिन जब आप एटॉमिक लेवल पर उतर के देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है, प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट में आ जाता है, और इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बोलते हैं। मतलब यहां पर रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ गई, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड है। यहां पर आपने देखा कि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा देखूं तो ये चीज पॉसिबल है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाते हुए इनफैक्ट रिएक्शन क्या चाहेगी, बैकवर्ड जाना। मैंने आपको ये तो सिखाया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा स्पॉन्टेनियस। तो अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी हुई रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती हुई रिएक्शन। लेकिन यहां तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये रिएक्शन ऐसे ना जाते हुए ऐसे जाना पसंद करेगी। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तब इसका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है, और एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने के बाद, यानी हर रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, किसी किसी में रिएक्शन इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। हो सकता है वो रिएक्टेंट 90 ग्राम हो और प्रोडक्ट 10 ग्राम हो, और तभी इसको इक्विलिब्रियम अचीव करने की इच्छा हो जाए। कभी दोनों 50-50 हो, कभी ये 60 हो ये 40 हो, कभी ये 40 हो ये 60 हो। मतलब कभी भी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या अचीव कर लेती है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का और बैकवर्ड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। यानी अब जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतनी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगी। समझ में आ रही बात। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव, और रिएक्शन जो बैकवर्ड के लिए आपने लिखी है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से डेल्टा जी क्या हो जाता है, इसका जीरो। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है। आपको ये कुछ एग्जाम वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपको बस ये प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, यानी टूवर्ड्स प्रोडक्ट। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की तरफ। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, होएगी नहीं। मतलब क्या, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, प्रोडक्ट नहीं, इनफैक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी, यानी बैकवर्ड चलेगी। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, फॉरवर्ड में नहीं है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक टाइम पीरियड के बाद, एक कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड भी जारी है, यानी रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट भी बना रहा है। तो फॉरवर्ड का नेगेटिव और बैकवर्ड का पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है। मैंने आपको सिखाया ना, अगर इसको यहां से यहां लिखोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव, और अगर इसको उल्टा कर दिया तो सी से ए भी बना दिया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से यहां से यहां का डेल्टा जी नेगेटिव, यहां से यहां का पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू सेम। तो नेट सॉल्व करोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पर हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ये बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर इस टॉपिक को समझते समझते आपको अगले चैप्टर का एक हल्का सा आइडिया लग चुका होगा कि अगले चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। तो गाइस अगला चैप्टर हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम या मैं कहूं केमिकल इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो वो चैप्टर भी काफी मस्त है, बोरिंग सा तो नहीं है, काफी बोरिंग सा है। तो अब हम लोग बेसिक पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नाम के टॉपिक को शुरू करने के लिए कैपेबल है। पहले ही बता दूं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल डेल्टा जी नॉट होता है। ये ऊपर एक जीरो लगा दिया, इसको नॉट पढ़ते हैं, NOT यानी जीरो। स्टैंडर्ड जी नॉट, स्टैंडर्ड जी के पावर में जीरो, यानी ये जीरो पावर मत बोल देना इसको,
ये नॉट का सिंबल होता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, कोई परेशानी? आगे बढ़े, समझे इसको? चलो, तो क्या हुआ, मैं चाय पी रहा था, मित्रों मृत्युंजय सर चाय पी रहे थे, जो किसने बनाई थी? मोदी जी ने। तो उन्होंने चाय दी, मैंने चाय ली, चाय का ग्लास, हा, गरम गरम चाय। ये गरम गरम चाय ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास की गरम होगी। मृत्युंजय सर ने इसको कहां पीना चालू करा? इंडिया में। ऑब्वियसली हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया में ही बनाए थे चाय इसलिए हमने यहां चाय पीना चालू करी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां का टेम्परेचर रूम का 35 डिग्री सेल्सियस था। तो चाय मोदी जी ने बनाई, मैंने पीना शुरू नहीं करी और मैं आपको पढ़ाने के काम में लग गया और मैं भूल ही गया चाय पीना। तो वो ठंडी हो गई और 35 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। भाई रूम के साथ इक्विलिब्रियम में आएगी। समझ में आ रही है बात आपको? कोई दिक्कत? वहीं पर हमारे राहुल बाबा, राहुल गांधी, इटली में या यूरोप में लिख लो, भाई इटली यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप में बैठकर चाय पी रहे थे। उनको वहां पर चाय दी गई, ए मुझे चाय दी, मेरे देशवासियों काफी अच्छी चाय दी मुझे, गरम गरम चाय थी। और जैसे उनने मोदी जी के बारे में सुना, राहुल बाबा ने, वो मोबाइल चलाने लग गए कि मोदी जी ने अब क्या केस कर दिया। वो भी चाय पीना भूल गए राहुल बाबा अपने। तो वो यूरोप में बैठे थे और वहां का टेम्परेचर था -1 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी चाय ठंडी होकर कितनी हो गई? -1 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब मृत्युंजय ने डेल्टा जी निकाला तो वो कुछ और आया। चाय सेम, चाय का तापमान सेम, चाय को बनाने की प्रोसेस सेम, सब कुछ सेम, लेकिन मृत्युंजय का डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी अलग आई और राहुल बाबा की गिब्स फ्री एनर्जी वो कुछ और आई, गया, खत्म, बाय बाय, कुछ और आई। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमने गलत करा? नहीं, राहुल बाबा अपनी जगह पे सही है क्योंकि उनका टेम्परेचर अलग है। मृत्युंजय बाबा का भी गलत नहीं है, उनका भी सही है, लेकिन उनका टेम्परेचर अलग है। तो प्यारे बच्चों, गिब्स एनर्जी को सेम टाइप की रिएक्शन के लिए अगर आप अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी अलग अलग आएगी। तो क्या करें? कि राहुल बाबा और मृत्युंजय बाबा जो मोदी जी के द्वारा बनाई गई चाय है, अगर वो पीना चाहते हैं तो उसकी गिब्स एनर्जी सेम आए। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला भैया एक काम करो, हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर देते हैं। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? आपको टेम्परेचर 298 केल्विन्स यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है और उस जगह का प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अब भले राहुल बाबा इटली में बैठे हो या यूरोप में बैठे हो और चाय पी रहे हो और पूरे इटली का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस हो, राहुल बाबा अपने कमरे में एसी चालू करेंगे और एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री रखेंगे। और मृत्युंजय सर इंडिया में बैठे हैं, उनके रूम का टेम्परेचर, उनके आसपास का भारत का टेम्परेचर भले ही 35 हो, वो एसी लगाकर उसको 25 करेंगे और फिर गिब्स एनर्जी निकालेंगे। अब इस कंडीशन में इटली हो या इंडिया हो, डेल्टा जी की वैल्यू सेम आएगी। तो उसको मैं डेल्टा जी नॉट लिखूंगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में आई है, हमने उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मेंटेन किया है। तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी या व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज? आई थिंक मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग डेल्टा जी निकाल रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? तो व्हेन डेल्टा जी इज कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन्स या 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा जी नॉट। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, जिस प्रकार आपकी इंथैल्पी, एंट्रोपी, वो सब स्टेट फंक्शन थे, ये भी एक प्रकार का क्या है? स्टेट फंक्शन है। यानी हमको चेंज इन गिब्स एनर्जी पता लगाना है, किस रास्ते से आई है,
किस पाथ से हमें मिली है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, और ये एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी चाय कितनी ज्यादा है उसके हिसाब से टेम्परेचर कम होगा, कम चाय का जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज्यादा चाय का देर से होगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो प्यारे बच्चों डेल्टा जी नॉट निकालने का आपके पास में तरीका है। अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो आपके पास में डेल्टा एच नॉट होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी। व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी? व्हेन इंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, यानी जो चेंज इन इंथैल्पी भी आप निकालोगे वो आप यही कंडीशंस में निकालोगे। माइनस टी, अब यहां पर टेम्परेचर तो फिक्स हो गया 298 केल्विन, एंड डेल्टा एस नॉट, यानी यहां पर आपकी एंट्रोपी और इंथैल्पी ये सब क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में होनी चाहिए। तो ये आपका डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। दिस इज योर डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला। स्टैंडर्ड कंडीशन में आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करके मैं एक फॉर्मूला और ऑब्टेन करवाता हूं आपको। मान लो आपके पास में एक रिएक्शन हो रही है I2 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। वैसे ये आपको क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा, ये आप कोई भी अच्छी बुक फॉलो करोगे, कोई खराब बुक फॉलो करोगे, सब में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में, ताकि आपको ये प्रोवाइड कर सके 2 मोल्स ऑफ HI जो कि गैसियस फॉर्म में, और सल्फर सॉलिड फॉर्म में बाहर चला गया। ठीक है, कोई परेशानी? और यहां पर आपको इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है -3.1 जूल पर मोल, और आपको इसके जी नॉट की वैल्यू दे रखी है 40 जूल पर मोल। ठीक है, और आपको बोला गया इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो। फाइंड आउट द डेल्टा जी नॉट फॉर दिस कंप्लीट रिएक्शन। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर H2S की वैल्यू दे रखी है, HI की दे रखी है, व्हाट अबाउट सल्फर एंड व्हाट अबाउट आयोडीन? तो प्यारे बच्चों याद करो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, याद करो जब मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिखाया था तो मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक बात बताई थी कि वो सारे सब्सटेंसेस जो अपने नेटिव फॉर्म में होते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो अपने नेटिव फॉर्म में होते हैं, उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको हमेशा 0 लेकर चलना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या सिखाया था? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने नेटिव फॉर्म में हो, जब वो रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाए तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो इंथैल्पी लगी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मुझे पता है तुम लोग भूल गए हो, हाँ मैं जानता हूं तुम लोग भूल गए हो। तो देखो ये H2 और ये तुम्हारा I2, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो 2HI बनेगा। और मान लो इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी थी -40 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, तो आप बोलोगे सर H2 अपने नेटिव फॉर्म में है, तो इसका डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होगा, इसका भी 0 होगा, आयोडीन का, क्योंकि ये भी नेटिव फॉर्म में है। तो जो तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो तुम्हारे प्रोडक्ट का होगा वही तुम्हारी रिएक्शन का भी होगा। समझ में आ गई? सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी निकाली जा सकती है जब रिएक्टेंट अपने नेटिव फॉर्म में हो, यानी जिस फॉर्म में वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में, उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो सब्सटेंसेस जो अपने नेटिव फॉर्म में, उनका हमेशा क्या होगा? 0। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन मैंने आपको समझाई। इतना पॉइंट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? पक्का?
इतना पॉइंट क्लियर है? चलो, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेटिव सब्सटेंस की हमेशा जीरो होती है। उसी प्रकार स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी उन नेटिव फॉर्म वाले सब्सटेंसेस का जीरो होगा। मतलब ये आयोडीन क्योंकि अपने नेटिव फॉर्म में है, आयोडीन इस दुनिया में सॉलिड फॉर्म में और डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको इसका डेल्टा जी नॉट हमेशा जीरो मानना है। सल्फर इस दुनिया में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यही इसका नेचुरल फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है इस रिएक्शन का, तो यहां पर आपको डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे पता है? आप यहां पर बिल्कुल वही केस फॉलो करेंगे जो आपने इंथैल्पी में किया था। क्या? आप देख लेंगे कि डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, आप इस वैल्यू को इसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है ये 1 मोल की दे रखी है। देखो यूनिट में पर मोल का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू 1 मोल की है, यहां पर इसके 2 मोल है। हमेशा ध्यान रखना, यूनिट में आधी से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती है। ये वैल्यू पर मोल की दे रखी है, यानी 1 मोल की वैल्यू, ठीक है, माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय उसके मोल्स। इस फॉर्मूले से भी आप लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? पिक्चर क्लियर हो रही है दिमाग में? अरे पिक्चर क्लियर है? मेरा प्यारा प्यारा देशवासियों, मेरा देश वालों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर है? कोई परेशानी? तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर कि ये स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जैसे आप डेल्टा एच निकालते थे वैसे डेल्टा जी निकालना है। समझ में आ रही है? तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, आपको जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कंपाउंड के लिए मिलेगी। ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन ऐसे रिएक्टेंट से हुआ है जो अपने नेटिव फॉर्म में हो, ऐसे से हुआ है जो अपने नेटिव फॉर्म में हो। जैसे H2S, H2I, H2I कैसे बना होगा? H2 और I2 के जुड़ने से। H2 और I2 अपने नेटिव फॉर्म में इस दुनिया में होते हैं, तो उनका डेल्टा जी नॉट जीरो माना जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी आएगी। तो आपको जो डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, या आप इसको स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, चलेगा? ठीक है, चलो। तो गाइस अगर अपन यहां पर इसका डेल्टा जी नॉट निकालें तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट क्या है? ये रहा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसके मोल्स तो 1 ही है। तो 80 माइनस माइनस प्लस 3.1, तो 83.1 इसका डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल था, इट इज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के बेसिस पर देखो मैंने आप लोगों को डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला सिखा दिया। एक नया फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का, जो आपको अधिकतर केसेस में पूछा जाएगा, जो आपको मैक्सिमम केसेस में पूछा जाने वाला है। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग नोट कर लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्की बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहां पर आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी खत्म होता है। एक बार जरा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि वो अभी तक आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बाद वो चैप्टर मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, तो आपको वो चीज वहां पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जो इक्विलिब्रियम समझाया है ये चीज उससे मिलती जुलती है। तो आप जरा इसको नोट करो, मैं आपको समझा तो यहीं पे दूंगा, बट इसको पहले जरा नोट करो।
चलो मेरे प्यारे प्यारे बुलबुलो, आय हाय हाय उबलते हुए गुलगुलो। चलो तो बेटा अब हम लोग हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं जनाब। चलो वो जग सारा निखर गया, हुण प्यार हवाले विच बिखर गया। दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी आपका डेल्टा जी। वैसे मैं यहां पर डेल्टा जी नॉट लिखना पसंद करूंगा क्योंकि मैं इस चीज को काहे में कैलकुलेट कर रहा हूं, हम स्टैंडर्ड कंडीशन में बोले तो क्लास बिडू लोग, अब बोले तो अपुन का एकदम क्लास एक स्टैंडर्ड 298 केल्विन पे काम होने को मांगता है, और एक 1 GB बोल रहा हूं। ये अंबानी ने 12 बजा दी रे देवा, अंबानी ने 12 बजा दी, जीबी करके डेटा घुसा दिया दिमाग में। 1 ATM प्रेशर पे, 1 ATM प्रेशर पर और 298 केल्विन पर हम लोग अगर गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम। अब सर ये इक्विलिब्रियम आप अभी अभी हमको समझा चुके हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको इसको थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से समझाऊं, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हम लोग, एक ग्राफ की मदद से समझते। प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर ध्यान दो, आपस में बात मत करो, पीछे पलट के मत देखो, इधर उधर मोबाइल में मत देखो, मोबाइल की थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लो अगर आंखें दुख रही हो तो। तुम्हारे बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं उसके बारे में भी मत सोचो। अभी ये देखो तुम्हारे मृत्युंजय सर तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा जी नॉट, ठीक है। इस एरिया में आई एम हैविंग रिएक्टेंट और यहां पर भी आई एम मेकिंग अ लाइन। भाई अगर इस एक्सिस पर डेल्टा जी नॉट है तो यहां पर भी आपको डेल्टा जी नॉट ही मिलेगा, लेकिन ये जो लाइन है दिस इज ऑफ योर प्रोडक्ट, ये किसकी है, प्रोडक्ट की है, और ये लाइन किसकी है, रिएक्टेंट की है। तो जब मैं यहां पर रिएक्टेंट को देखता हूं, यानी जब यहां पर रिएक्टेंट आपका 100% था और यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट 100% होगा, समझ रहे हो। जैसे जैसे यहां से आप आगे बढ़ोगे रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, समझ गए। और अगर आप यहां से यहां बढ़ोगे तो प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ेगी। दोनों 100% कभी नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों को एक्सट्रीम एंड्स पर बनाया है। जब रिएक्टेंट 100% होगा तो माना मैंने कि डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट का ये रहा होगा, और क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि मेरे प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट जो रहा होगा वो यहां कहीं रहा होगा। सर आपने प्रोडक्ट का नीचे और रिएक्टेंट का ऊपर क्यों बनाया, अबे मेरा बच्चा, भाई डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी है, रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी है, तो इनका सम नेगेटिव आएगा, और जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा तभी तो रिएक्शन मेरा गुलगुलो कैसी होगी, समझ गए। मैंने मुंह चिढ़ाया तुम लोगों को, जिन लोगों को नहीं आया ठीक है। चलो अब रिएक्शन आगे बढ़ी, जैसे जैसे एक बात ध्यान रखना, एस आई ऑलरेडी सेड टू यू कि ये एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने क्या सिखाया आपको, डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, तो जब रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी तो उसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी कम होगी।
तो बिकॉज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसको प्रूफ करो, इसका सबूत दो माय लॉर्ड कि डेल्टा जी नॉट, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, रिएक्टेंट का डेल्टा जी नॉट डिक्रीज होगा, तो आप उसके मुंह पर फेंक के ये देना, ये ले साला ससुरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है, दैट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। आइला सचिन, रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड उस रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी डिक्रीज होगी। समझ लिया, देख लिया, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। आहा, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, बू 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 डू 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 यहां पर कहीं पर इसने लोएस्ट, यहां पर कहीं पर इसने लोएस्ट पॉइंट अचीव किया, यानी यहां पर कहीं पर इसने एक बिल्कुल लोएस्ट फेज देखा अपनी गिब्स फ्री एनर्जी का। बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने रिएक्शन को इस पॉइंट से आगे ले जाने की कोशिश करी, अब यहां पर कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये 100% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 90% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 80% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 70% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 60% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 50% है, यहां पर आपका रिएक्टेंट 40% है, यहां पर 30% है, यहां पर 20%, यहां पर 10% और यहां पर आपका रिएक्टेंट 0% है। सिमिलरली जब अपन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहां पर 100% होगा, यहां पर प्रोडक्ट 90 होगा, यहां पर 80 होगा, यहां पर 70, यहां पर 60, यहां पर 50। यानी अभी ग्राफ के हिसाब से जब रिएक्टेंट की मात्रा 50% के आसपास होगी, जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी 100% से 50% के आसपास होगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते वक्त टाइम 0 पर यह 100% था, यह 0% था, लेकिन टाइम आगे बढ़ता गया, यह 90% हुआ तो यह 10% हुआ, फिर यह 80% हुआ तो यह 20% हुआ, फिर यह हुआ 70% तो यह हुआ 30%, फिर यह हुआ 60% तो यह हुआ 40%, समझ रहे हैं, फिर यह हुआ 50% तो यह हुआ 50%। यहां तक आते आते आपको लगातार इस डायरेक्शन में आते आते यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज इन डेल्टा जी। लेकिन अगर आप यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको डेल्टा जी बढ़ता हुआ नजर आएगा। डेल्टा जी बढ़ रहा है मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है। यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू कम हो रही है मतलब डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है। यह रिएक्शन इस तरफ आगे बढ़ रही है मतलब यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर आप यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ऐसे, तो डेल्टा जी बढ़ने लग रहा है मतलब अब यह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। मतलब इस पॉइंट को अचीव कर लेने के बाद, इस पॉइंट पर आ जाने के बाद अब आप रिएक्टेंट को और ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब रिएक्शन इस पॉइंट पर आकर अब थम गई, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। समझ रहे हो? अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलने की कोशिश करूं, मतलब अगर मैं यहां जाऊं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करूं, तो यहां से यहां तक मुझे लगातार डेल्टा जी वापस डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी ये प्रोडक्ट का डेल्टा जी है, यहां आगे बढ़ोगे तो प्रोडक्ट का डेल्टा जी कम हो रहा है,
मतलब ये रिएक्शन यहां पर स्पॉन्टेनियस है, और ये इस पॉइंट को छूने के बाद अगर मैं यहां से रिएक्टेंट की तरफ जाऊंगा तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ रहे बात को? मतलब देखा जाए तो रिएक्टेंट यहां पर और प्रोडक्ट यहां पर आकर सेम हो गया, यानी इस पॉइंट पर आकर रिएक्टेंट का डेल्टा जी और प्रोडक्ट का डेल्टा जी इक्वल हो गया, इक्वल डेल्टा जी नॉट हो गया आपके किसका, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। बस यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बस फर्क क्या है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है इसलिए इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जारी है क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना एक बैकवर्ड प्रोसेस है, तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट पर इन दोनों का डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा, जीरो, सॉरी नॉट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी क्या बन जाएगा इनका, जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ये हम डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट हटा दो, अभी हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, डेल्टा जी की बात करते हैं पहले, ठीक है? तो इस कंडीशन में इनका डेल्टा जी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को बेटा, इस पॉइंट को ही बोला जाता है के ई क्यू, यानी इक्विलिब्रियम, या इसको पॉइंट को रहता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इस पॉइंट तक आते आते आपको गिब्स फ्री एनर्जी, भले फॉरवर्ड आओ या बैकवर्ड जाओ, इस पॉइंट तक आपका डेल्टा जी डिक्रीज होगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर इस पॉइंट से यहां पर आप आगे निकले तो पॉजिटिव, और इस पॉइंट से आगे निकले तो भी पॉजिटिव, तो यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इस कॉमन पॉइंट पर आकर इक्वल डेल्टा जी शो करने लगते हैं। तो यहां पर जो तुम्हारे इक्वल डेल्टा जी की वैल्यू है, ये भी स्टैंडर्ड हटा दो क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर स्टैंडर्ड नहीं निकालना है हमको नॉर्मल डेल्टा जी निकालना है। तो यहां पर तुम्हारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे बात को? तो ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा पॉइंट बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? अब इस पॉइंट के बाद एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जरा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े, पक्की बात? चलो, तो हुआ क्या था कि सूरज जो था वो मध्यम हो गया था और चांद जो था वो जलने लगा था, और आसमान जो था वो ये हाई, थोड़ा हाई लगाना पड़ा बीच में वरना मजा नहीं आ रहा था। क्यों? पिघलने लगा, आसमान मेल्ट कर रहा है। सो टेक्निकली आसमान इज हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट, बट चल आगे बढ़ते। तो गाइस ए से बी बना और बी से ए भी बना, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। यानी जब टाइम 5 मिनट्स था, ये जो टाइम अपन लेकर चल रहे थे इधर टाइम ये मिनट्स में था, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट और ये चलो माना 6 मिनट, तो छठे मिनट पर ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ए कितना बचा? 50, चलो 50 ग्राम मान लो, और बी कितना बना? 50 ग्राम मान लो। अब मैंने एक रेशो निकाला जिसको मैं के ई क्यू बोलता हूं, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, या रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 50 ग्राम, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 50 ग्राम, तो ये वैल्यू हो गई 1। अब टाइम आगे बढ़ा, 7वें मिनट पर क्या हुआ? 7वें मिनट पर हुआ ऐसा होगा कि ये 40% बचा होगा और ये 60% हो गया होगा। लेकिन यहां से यहां जाना डेल्टा जी को बढ़ा रहा होगा वो ग्राफ में, क्योंकि ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहां जाने के लिए डेल्टा जी बढ़ गया, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई।
लेकिन यहां से यहां आने के लिए, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आने के लिए डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब अब ये उल्टी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो यहां पर तुरंत क्या होगा, प्रोडक्ट वापस टूटकर क्या बना देगा, तुम्हारा रिएक्टेंट। तो 7वें मिनट पर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 7वें मिनट पर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी तुम्हारे के ई क्यू की वैल्यू 7वें मिनट पर भी क्या आई, सेम आई। 8वें मिनट पर क्या हुआ होगा, फिर ये कम हो गया होगा और प्रोडक्ट बन गया होगा 60%। मतलब वो जो तुम्हारा मैंने जो कर्व बनाया था ऐसा, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट पर आकर डेल्टा जी कम हो गया। अब यहां से यहां जाने के लिए, यानी कि ये 40% रिएक्टेंट बचे और 60% प्रोडक्ट बने, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट का इस पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आगे बढ़ना डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि यहां पर बढ़ रही है वैल्यू। तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। लेकिन उसी समय तुम्हारे प्रोडक्ट का टूट कर रिएक्टेंट बनाना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाना, प्रोडक्ट का टूट के रिएक्टेंट बनाना डेल्टा जी को उसके कम कर रहा है। मतलब अब इसका डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, मतलब प्रोडक्ट का टूट के रिएक्टेंट बनना स्पॉन्टेनियस हो गया, और प्रोडक्ट का टूट के रिएक्टेंट बनना स्पॉन्टेनियस हो गया क्योंकि वो कम हो रहा है, और रिएक्टेंट का बदल के प्रोडक्ट बनना नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। तो रिएक्शन आगे बढ़ने की जगह वापस पीछे चली जाएगी, और 8वें मिनट पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो जब आपका टाइम 8 मिनट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। इसीलिए इसका नाम पड़ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इस इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आपको सेम मिलेगा। अब यहां पर यह बात जरूरी नहीं कि ये 1 ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देकर बताता हूं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, चिंता वाली कोई बात नहीं है, एग्जांपल जोड़कर ही पहाड़ बनता है। टाइम 1 मिनट, इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम, इसकी क्वांटिटी 0। 5 मिनट, इसकी क्वांटिटी हो गई 50 ग्राम्स, इसकी हो गई 50 ग्राम्स। रिएक्शन और आगे चल रही है। 10वें मिनट पर इसकी क्वांटिटी हो गई 20 ग्राम, इसकी हो गई 80 ग्राम। लेकिन अब आ गया आपका इक्विलिब्रियम। अब क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम, मतलब ये इस तरफ कहीं पर इक्विलिब्रियम आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ आया है, और ये रिएक्टेंट। आप देखो ये हमारा पॉइंट प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा चला गया, मतलब यहां पर प्रोडक्ट कितना है 80 ग्राम। सॉरी, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर तुम्हारा रिएक्टेंट बचेगा 20% और प्रोडक्ट हो जाएगा 80%, ठीक है। यहां पर अब जब आप आगे बढ़ोगे, अब जब आप 15वें मिनट पर आगे बढ़ोगे इसको कम करने के लिए और प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, तो आपका ये पॉइंट क्रॉस हो गया। इस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने के लिए आपको डेल्टा जी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर रिएक्टेंट का डेल्टा जी 0 हो जाता है और इस पॉइंट पर प्रोडक्ट का डेल्टा जी भी 0 हो जाता है। लेकिन आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए डेल्टा जी बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब आपको डेल्टा जी यहां पर ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन आप देखो इस पॉइंट पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए आपको डेल्टा जी कम करना है, यानी टूवर्ड्स 0 जाना है। यानी यहां पर प्रोडक्ट का डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी ज्यादा है, और आप इसको कम कर रहे हो, मतलब ये रिएक्शन डेल्टा जी कम कर रही है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो गई। तो तुरंत वापस से आपका प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना देगा। तो जब आप इस इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है 80 ग्राम और प्रोडक्ट का कितना है 20 ग्राम। तो इसके के ई क्यू की वैल्यू क्या है 4। अब ये 4 हर बार मेंटेन रहेगी, भले ही आप इसको 20वें मिनट पर निकालो तो भी यही रहेगा, आप इसको 100 मिनट पर निकालो तो भी यही रहेगा, 80 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई?
पक्की बात, ध्यान से इसको देख लो। चलिए, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं अच्छे तरीके से। तो एक जैसे रिएक्शन चल रही है, ए से टूट के बन रहा है बी और बी से टूट के बन रहा है ए। सो इक्विलिब्रियम is a point where delta G of reactant and product becomes equal in magnitude and delta G of reaction का डेल्टा जी बिकम्स 0। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, एक वैल्यू और सिखाई मैंने आपको, के ई क्यू, विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ concentration of product with concentration of reactant at equilibrium। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, आई मीन डेफिनेशन हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इट विल रिमेन सेम आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद फिर आप किसी भी समय इसकी वैल्यू निकालोगे, वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर इक्विलिब्रियम 10 मिनट पे आ गया है तो 10 मिनट के बाद 50 मिनट, 100 मिनट, 1000 मिनट के बाद भी देखोगे के ई क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट करो, लाड लो। चलो गुलगुलो, अच्छा एक बात और सिखा दूं। अभी शायद थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था, वो रिएक्टेंट वाला और प्रोडक्ट वाला। एक बार जरा उसको क्रॉस चेक कर लेना। मेरे को पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट में क्या बोला मैंने, बट अब एक के सामने मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूं। टेढ़ा काहे बनता है वे, कुरकुरा है का साला बुड़बक। चलो, एक ये और एक ये। यहां पर मुझे जो कर्व मिला डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मुझे जो कर्व मिला ये कुछ ऐसा मिला। मतलब यहां पर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ इस पॉइंट पर मिला, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब आप यहां पर देखो, यहां पर प्रोडक्ट 100% होगा, तो यहां पर प्रोडक्ट 90% होगा, यहां पर प्रोडक्ट 50% होगा, यहां पर 20% होगा और यहां पर 0% हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं आपके रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट यहां पर 100% होगा, यहां 80 होगा, यहां 50 होगा, यहां 10 होगा, यहां पर 0 होगा। मतलब इस पॉइंट पर आप देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है और रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है। तो इस कर्व को हम बोलेंगे दैट इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी दिस कर्व इज टूवर्ड्स प्रोडक्ट। तो यहां पर जब आप के ई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 90 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 9। सिमिलरली अगर मैं एक और कर्व बनाऊं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और ये कर्व कुछ ऐसा बनाऊं, ये ऐसा, और बोलूं ये पॉइंट अपना रिएक्शन पॉइंट है। अब आप यहां पर खुद ही समझ गए होंगे, रिएक्टेंट यहां पर 100%, यहां पर 80, यहां पर 50 और यहां पर 20 और यहां पर 0% होगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट यहां पर 100%, यहां पर 80, यहां पर 50, यहां पर 20, यहां पर 0% होगा। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आया इस पॉइंट पर। तो यहां पर जब आप के ई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? प्रोडक्ट कितना है? 20, रिएक्टेंट कितना है? 80, यानी 0.25।
तो प्यारे बच्चों, इन दो कर्व से एक बात समझना, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा टूट रहा है और ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, और इस वाले केस में रिएक्टेंट कम टूट रहा है और कम प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके पास में एक ऐसा कर्व दिखे जो टूवर्ड्स रिएक्टेंट हो, अब आपको हर क्वेश्चन में कर्व तो दिखाई देगा नहीं, तो आपको वहां पर के ई क्यू की वैल्यू चेक करनी है। अगर आपके के ई क्यू की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है तो आप समझ जाना रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ झुकी हुई है, और अगर आपके के ई क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो आप ये समझ जाना आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, टूवर्ड्स प्रोडक्ट जा रही है मतलब रिएक्शन कैसी जा रही है? फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन को आगे जाना पसंद है। लेकिन अगर रिएक्टेंट की तरफ झुकी हुई, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनता तो है पर फिर टूट के रिएक्टेंट में चला जाता है। प्रोडक्ट बनेगा भाई, प्रोडक्ट तो जान लगा के बनेगा, लेकिन वापस से वो मुड़कर क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। मतलब यहां पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो रिएक्शन विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनना पसंद करेगा। मतलब समवॉट दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एक एंड के बाद ये जाकर नॉन स्पॉन्टेनियस में बदल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है तो उल्टी हो गई, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस को फेवर करेगी। ये रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रही है, ये फॉरवर्ड जा रही है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है। वैसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है, पर हाँ ये मैं बोल सकता हूं ये ज्यादा फेवर करेगी, यानी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, ये कम स्पॉन्टेनियस होगी। तो प्यारे बच्चों, आप रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इनके डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम के बारे में काफी बातें सीख गए हो, काफी बातें सीख गए हो। अब बस मैं आपको एक छोटी सी बात और सिखा देता हूं और फिर आपको फॉर्मूला सिखा के फ्री कर देता हूं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो, अब गाइस मैंने आपको ई क्यू निकालना सिखा दिया। मैंने आपको ई क्यू यानी के ई क्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सिखा दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सिखा दिया। अब एक चीज और नोट करो, अगर एक रिएक्शन ए से बी की तरफ जा रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन अगर मैंने आपको Q लिख दिया, Q को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ concentration of product with concentration of reactant at any point other than equilibrium। यानी अभी मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। इसका मतलब क्या था कि इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बन गया और रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया, वो वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू सिर्फ इक्विलिब्रियम पर आई। लेकिन एक वैल्यू होती है Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट। एक वैल्यू क्या होती है? रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको Q से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये भी सेम है, प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, बट ये आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो। यानी रिएक्शन शुरू हुई और आपने निकाल दिया। जैसे कि रिएक्शन शुरू हुई, ए से बी बना और टाइम अभी 1 सेकेंड हुआ, यहां पर रिएक्टेंट 90 और ये 10 है, तो आप क्यू निकाल सकते हो 10/90। समझ रहे हो?
फिर रिएक्शन आगे बढ़ी, 2 सेकेंड हो गए, ये बचा 80, ये बना 20, तो आप निकाल लो Q 20/80। समझ रहे बात को? टाइम 3 हुआ, 70/30, तो आपने Q निकाल दिया 30/70। मतलब Q की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। तो फॉर्मूला आपको के ई क्यू का और Q का सेम दिखाई पड़ेगा, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा और वो हर टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद हर बार सेम होगा, लेकिन Q की वैल्यू अलग अलग टाइम पर आप निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़कर, यानी इक्विलिब्रियम के पहले। ठीक है, चलो अब एक लास्ट बात, फिर फॉर्मूला डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। अब गाइस एक बात ऑब्जर्व करो, मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें n मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं m मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि उनको P मोल्स ऑफ C और Q मोल्स ऑफ D मिल जाए। अब यहां पर मैंने आपको मोल्स भी लिख दिए। तो गाइस मोल्स के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहो तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। भाई C का इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, रेज टू द पावर P, यानी जो इनके मोल्स है ना वो इनकी पावर में चले जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आपको प्रोडक्ट करना है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, यानी D का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, रेज टू द पावर Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा A का, उसकी पावर में उसके मोल्स, और B का कितना बचा, उसकी पावर में उसके मोल्स। आप ये निकाल सकते हो के ई क्यू। सिमिलरली आप Q भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप लोग Q भी निकाल सकते हो। C की पावर D, C की पावर P, D की पावर Q, A की पावर N, B की पावर M। बस दोनों में क्या फर्क है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पर है और ये एट एनी पॉइंट। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो इसको नोट करो फटाफट। ओके मेरे गुलगुलो, अब आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी निकालना आ गया। अब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले चेंज कराया था। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकाले, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकाले, यानी डेल्टा जी नॉट कैसे निकाले। भाई डेल्टा जी तो क्या होगा, आप लोग सब जानते हो कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी तो हमेशा क्या होता है, 0। तो गाइस इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, समझ रहे, एल एन, या चलो ऐसा लिख लो पहले, आर टी। आर आपका आइडियल गैस कांस्टेंट हो गया, टी आपका टेम्परेचर हो गया, एल एन, एल एन के नीचे बेस में हमेशा ई होता है, क्यू। ये आपको यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी प्रेशर, और वो हमेशा इक्विलिब्रियम पर 0 होगा। लेकिन व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड, व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड, मैंने टॉपिक की शुरुआत में आपसे यही कहा था कि मैं आपको ये सब झंझट क्यों करवा रहा हूं, मैं ये सब झंझट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको डेल्टा जी नॉट निकालना सिखा दूं। कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। तो यहां पर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर, आइडियल गैस इक्वेशन में से आपने देखा ही होगा, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, एल एन ई क्यू, क्यू ये हो गया आपका। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रब करता हूं और इस फॉर्मूले को मैं यहां पर बनाता हूं इस इक्वेशन के लिए। और अब हम लोग यहां पर क्या निकाल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड। मैं यहां पर स्टैंडर्ड लिख देता हूं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, डेल्टा जी इज इक्वल टू
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन बेस ई क्यू। ये क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। What is delta G naught? It is standard change in Gibbs energy। R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट 8.317 है ना। T क्या है आपका? टेम्परेचर। एंड Q क्या है आपका? रिएक्शन क्वेश्चन। चलो, हम लोग सब जानते हैं दैट एट इक्विलिब्रियम, हमने क्या देखा? एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेल्टा जी बराबर होने की वजह से रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो हो जाता है। तो यहां पर डेल्टा जी की जगह जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन बेस ई, और क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power their number of moles divided by concentration of reactant raised to the power their number of moles। तो गाइस डेल्टा जी को उधर ले जाइए तो यहां लग जाएगा माइनस एल एन ई को, नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग बेस 10 मैं कन्वर्ट कर दूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, ठीक है। 2.30 माइनस में आ गया आर टी लॉग बेस 10। व्हाट इज दिस? सी की पावर क्यू, सॉरी सी की पावर पी, डी की पावर क्यू, ए की पावर एन एंड बी की पावर एम। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई परेशानी किसी भी तरीके की? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप ये पूरी रिएक्शन कर कहां रहे हो? यू आर डूइंग दिस एट इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट। लेकिन अगर आप ये रेशो इक्विलिब्रियम पर निकाल रहे हो तो फिर तो ये के ई क्यू के बराबर हो जाना चाहिए, रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशो ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आप ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर होगा। बात समझ रहे हो भाई? दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही था, थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था। बस फर्क क्या था कि Q को मैंने बोल दिया एट एनी पॉइंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने मेंशन कर दिया कि सिर्फ इक्विलिब्रियम पर है। बट भाई साहब, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो तो जो वैल्यू Q से आ रही है, क्योंकि आप Q में C और D का जो कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हो वो इक्विलिब्रियम पर है, और A और B का जो कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हो वो भी इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर है तो के ई क्यू लिखो ना। तो यहां से हमें एक बात मालूम पड़ी दैट Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहां से आपको एक नई बात मालूम पड़ गई। तो यहां पर हम इस पॉइंट को लिखेंगे दैट एट इक्विलिब्रियम वी विल राइट दिस लाइक दिस, दैट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Q। तो मैं इस पूरे Q को मैं ऐसा रिप्लेस कर दूं। अच्छा, यहां पर डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के ई क्यू। क्यू की जगह क्या आ गया? ई क्यू। ठीक है, इसको उधर ले जाइए। तो डेल्टा जी नॉट यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नीचे जा रहा है। 2.303 आर टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 के ई क्यू। तो अगर आपको यहां से के ई क्यू की वैल्यू निकालनी है तो बेटा आपको यहां पर लेना पड़ेगा 10 क्योंकि बेस ई है, और इसकी पावर में माइनस डेल्टा जी नॉट
अपॉन आर टी 2.303। या अगर आप इससे निकालना चाहते हैं ln से, नेचुरल लॉग से, तो के ई क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके फॉर्मूलेज हो गए। दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि आप लोगों को यूज करना पड़ सकता है, विच यू नीड टू यूज वाइल डूइंग अ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके गिब्स एनर्जी वाला पूरा पार्ट खत्म होता है। इनफैक्ट यहां पर इसके साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आई होप पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ग्रेविटी सर्कल को। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे लाल्डो।